हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका महीन सर की क्लास में। आज से शुरू होने वाला है क्लास 12th के लिए इम्तिहान बैच। लगातार बने रहिएगा, ये बैच आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। घर बैठे फ्री में मुफ्त में बिना पैसे खर्च किए आप क्लास 12th में टॉप कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा और रेगुलरली वीडियोस को चेक कीजिएगा, आपके काम के बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहला जो टॉपिक है बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, कूलाम्स लॉ। हिंदी वाले बच्चे निराश ना हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने। कूलाम का नियम क्या होता है समझेंगे इसको। मेरी क्लास का एक ही टैग रहता है यार, काम की बात नो बकवास। इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहली बात कहाँ से स्टार्ट करना है, कूलाम का नियम होता क्या है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। किताबों में तो सभी ने पढ़ा और सभी पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी मेन बात जो है वो समझ लीजिए। कूलाम का नियम जो था, आपको सबको पता है कि हमको ये पता है कि स्टैटिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर। यहाँ पर मैंने बोला एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। अब मैंने ये भी बोला कि हो सकता है सर ये प्लस हो सकता है ये प्लस हो सकता है ये माइनस हो सकता है ये माइनस हो सकता है एक प्लस और एक माइनस हो। ये पूरी बातें आप जानते हैं, लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी टू सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। कहाँ होगा? चार्जेस के बीच में होगा। Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ना। यदि लाइक चार्ज होंगे तो क्या करेगा, रिपल्शन। यदि अनलाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्शन। ये बेसिक सी बात है। तो हमको ये पता चला कि इस Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होने वाला है ड्यू टू दी चार्जेस। अब वो आइदर रिपल्शन भी हो सकता है, आइदर अट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। अब सबको ये चीज पता होती है, लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण कितना है। Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका परिमाण कितना है, मतलब कितने न्यूटन का फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी बात को पता करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम, और उन्होंने ही क्या कर दिया, कूलाम के नियम को दे डाला जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड आउट बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, बहुत ही सिंपल था। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने बोला कि सबसे पहले जो आप चार्ज ले रहे हो वो कैसे होनी चाहिए भैया, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब कहानी होती भाई, पॉइंट चार्ज क्या होता है, whose size is very negligible as compared to its distance। यदि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और उनका साइज उनके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही स्मॉल है, तो हम उनको क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो ये जो कूलाम्स लॉ है ये केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, Q1 और जो Q2 लिया है वो कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक हमने चार्ज लिया Q1 और दूसरा चार्ज हमने क्या लिया, Q2। इन दोनों को हमने बढ़िया तरीके से मिला दिया। अब हमने बोला Q1 और जो Q2 वो कितने डिस्टेंस पर है सर, हमने बोला R डिस्टेंस पर है। ठीक है, Q1 और जो Q2 है वो कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होने वाला, कितने न्यूटन का इनके बीच में फोर्स लगने वाला। उसके लिए कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने बोला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। बात समझ में आ रही है? क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले बोला कि जो फोर्स होता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समानुपाती किसके, Q1 एंड Q2 के। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बढ़िया तरीके से लिख दें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, F के। कहने का मतलब ये है Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा F की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये उन्होंने बताया सबसे पहले। दूसरी बात उन्होंने बताई
कि जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स दोनों के बीच में लगने वाला है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको समझ लो बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई नीट में बहुत काम आने वाला है। इसको हम किताबों में पढ़ते हैं, लोग किताबों जैसे पढ़ा भी देते हैं, हम ये दो इक्वेशन रट लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से और हम सोचते हैं हमसे कूलाम्स लॉ बनने लगा। बिल्कुल गलत है, समझो ध्यान से। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का मतलब समझ में आता है, समझो। सपोज करो पहले वाले चार्ज की वैल्यू 1 है, दूसरे वाले चार्ज की वैल्यू कितनी है 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलो फिर से हम लेते हैं पहले वाले चार्ज की वैल्यू 2, इसकी क्या है 2, अब कितना हो गया 4। अब इसकी वैल्यू हमने मान लो 3 ले ली, इसकी वैल्यू 4 ले ली, बताओ कितना आ रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप चार्जेस की वैल्यू वेरी करा रहे हो, तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो देखो इनसे ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी को तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। ठीक है। दूसरी बात, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का मतलब ये होता है कि यदि हम दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है। यदि हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दें, कम कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। दो दोस्त हैं, आजू बाजू बैठे हैं, बात ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ करेंगे ना, हाँ बिल्कुल करेंगे सर। तो आजू बाजू बैठे मतलब डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या है, बातचीत करने का फोर्स ज्यादा लग रहा है। बस वही तो कहानी है, आर की वैल्यू बढ़ाओ, एफ की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम कर दो, एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतनी सी बात थी। अब इसको समझिए ध्यान से थोड़ा। अब यदि हमने बोला कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ट्वाइस कर दी, डबल कर दी, यदि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमने क्या कर दी, डबल कर दी, मतलब ट्वाइस कर दी, 2 गुनी कर दी, तो बताइए इनके बीच में फोर्स कितना लगने वाला है। तो आप बोलेंगे सर हमने 2 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 2 गुना कम हो जाएगा। बिल्कुल गलत है भाई, ध्यान से समझो। हमने ट्वाइस किया तो r की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। यदि आप 2 गुना बढ़ा रहे हो, ट्वाइस कर रहे हो, तो जो फोर्स है वो F/4 होगा। ठीक है। यदि हमने 3 गुना कर दिया या थ्राइस कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो क्या होगा, फोर्स कितना होगा बताओ, आर की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, तो F/9 होगा। हमने 4 गुना बढ़ा दिया तो बोलो क्या होगा, F/16 होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है बच्चों। ये तो हमने डिस्टेंस क्या की, बढ़ाई ना। अब मान लो डिस्टेंस आप कम कर दो, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। चलो हमने मान लो डिस्टेंस क्या कर दी, आधी कर दी, क्या कर दी, डिस्टेंस आधी कर दी, तो r की जगह क्या रखोगे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा 1/4। तो जो f होगा वो कितने टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम। बात समझ में आ रही है। यदि आपने डिस्टेंस 1/3 कर दी तो फोर्स कितना होगा 9F। इसी तरीके से आप करते जाओ। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, कूलाम्स लॉ का। जो आपको नहीं पता है तो पता कर लो भाई, जिनसे बनता बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दो इक्वेशंस में आपका कूलाम्स लॉ क्या है, खत्म है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे दोनों को कंबाइंड। तो हम कंबाइंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, Q1 Q2/r² लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन अलग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लगा दिया हमने। F बराबर K Q1 Q2/r²। ये बात समझ में आई। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन किसका, कूलाम्स लॉ का। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब ये जो K है, इस K को अपन क्या बोलते हैं, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4πε0। ये क्या नई चीज क्या आ गई, इसका क्या नाम है, एप्सिलॉन। क्या है इसका नाम, एप्सिलॉन। लिख देता हूं मैं यहाँ कहीं, ध्यान से देख लो, एप्सिलॉन। अभी बताएंगे क्या होता है एप्सिलॉन। तो ये क्या लिखा अपन ने, K = 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्लियर है यहाँ तक की बात बच्चों। यदि K की वैल्यू रखने की बात आएगी तो आप क्या रखोगे, 1/4πε0, या रेडीमेड वैल्यू रख देना 9 × 10⁹। अब देख लेते हैं हमारा कूलाम्स लॉ कैसा दिखने लगा इसकी वैल्यू रखने के बाद।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब कहीं भी आपको कूलाम्स लॉ की बात आएगी तो बस यही याद रखना है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो कूलाम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। कूलाम्स लॉ क्यों बना था, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बना था, कितने न्यूटन से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन सब की बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी जो आपसे बननी चाहिए। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r²। प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करो, क्या बनेगा, F इक्वल्स टू K। K की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ इसकी क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है। और फाइनली हमने क्या देख लिया, ये क्या है, कूलाम्स लॉ आ गया। ठीक है, कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में अब बात आएगी कूलाम्स लॉ से रिलेटेड तो हम इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं दूसरी चीज बताऊं आपको, जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके आगे की। ये जो आपने के देखा, ये के क्या है, के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के की वैल्यू यदि आपसे फाइंड आउट करने बोलेगा तो क्या करोगे, बताओ जल्दी से। के इक्वल्स टू क्या बनेगा, आर का मल्टीप्लाई इससे कर देना तो हो जाएगा F r² अपॉन Q1 Q2। क्या लिखोगे, F r² अपॉन Q1 Q2। अब इसकी यूनिट निकाल लो जल्दी से। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। डिवाइड किससे करोगे, Q1 Q2 मतलब ये क्या है, चार्जेस, और चार्जेस की यूनिट क्या होती, कूलाम, तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने के की क्या कर ली, एसआई यूनिट निकाल ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसी को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम को ऊपर पहुंचा दो तो कूलाम की पावर कितनी हो गई, -2 हो गई। ठीक है बच्चों, ये तो बात आ गई किसकी, के की। अब बात ये आएगी एप्सिलॉन क्या है या एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप समझ लीजिए एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वीडियो में बने रहना, अभी मैं बताऊंगा परमिटिविटी क्या होती। ठीक है, एब्सोल्यूट नॉट क्या कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। वैल्यूज की बात करें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन यहां से भी आएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है, तो बहुत ही सिंपल है यार बच्चों। कैसे निकालोगे, देखो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या, एप्सिलॉन को यहाँ ले आओ, एफ को यहाँ ले आओ, या एक काम करो शॉर्ट ट्रिक समझ लो, जो के की यूनिट होती है उसी की जस्ट अपोजिट किसकी यूनिट होती है, एप्सिलॉन नॉट की। तो स्मार्टनेस का उपयोग करो और बस क्या करो, इसको उल्टा कर दो। यहाँ क्या लिखा, न्यूटन। ठीक है, तो इसको लिख दो न्यूटन इनवर्स। ये क्या लिखा, मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या कर दो, मीटर की पावर -2। सी की पावर क्या है, -2, तो इसको सी की पावर 2 कर दो, बस बन गया। ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अब आपको एक वैल्यू बस याद रखनी है, उसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, याद करने की टेंशन खत्म। इस तरीके से हमने क्या किया, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी, एफ क्या होता है, के क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, तो अपन आगे की बात करें। ठीक है, अब इसके आगे की हम जब बात करेंगे तो हमको ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, समझ में आ गया, लिख लिया सभी ने, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है एप्सिलॉन, और इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। बहुत काम की चीज है, ध्यान से देख लो। परमिटिविटी क्या बताती है, इट डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो,
इट डिटरमाइन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको अपन क्या बोल सकते हो, अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप इंट्रैक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट डिटरमाइन दी इंट्रैक्शन बिटवीन दी टू चार्ज। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो जो एप्सिलॉन होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट और होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन नॉट और किससे बना, एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने आपको बताया ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 10 टू द पावर -12। यूनिट की बात करें न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये भी एक परमिटिविटी है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, मतलब डिफरेंट मीडियम्स के लिए चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है फील्ड्स का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है अलग अलग मीडियम के लिए, डिफरेंट मीडियम्स के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू समझो, चलिए यहाँ देखिए सभी लोग, रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। ठीक है, किससे करते हैं, एप्सिलॉन आर से। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यदि आप निकालना चाहो तो क्या मिलेगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक डेफिनेशन तो ये तैयार हो गई कि एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। किन चीज़ों का रेशियो होता है, परमिटिविटी का और परमिटिविटी ऑफ अ एयर का या एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये जो एप्सिलॉन आर है इसी को हम बोलते हैं के, और के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है सी अपॉन वी। क्या हो सकता है, के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू सी अपॉन वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं बच्चों, बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आपसे यदि बोला कोई डाइलेक्ट्रिक की बात करेगा, आपसे बोलेगा भाई बताओ एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये दो चार्ज है, इन दो चार्जेस को अभी हमने कहाँ रखा, एयर में रखा। ठीक है, कहाँ रखा, एयर में। अब इन्हीं दो चार्जेस को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, वाटर में, पानी में। तो क्या वैल्यू होगी, तो कुछ नहीं, जब भी नए चार्ज नए फोर्स की बात होगी तो पुराना वाला फोर्स डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब ये जो k है ये क्या है, वैल्यूज है, अभी मैं बताता हूँ। तो ये जो k है या जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो एप्सिलॉन आर है, इसकी वैल्यू डिफर करती है अलग अलग मीडियम के लिए। यदि k की वैल्यू हम लिखते हैं 1 तो ये किसके लिए होगा, ये होगा एयर के लिए। यदि k इक्वल टू हम लिखते हैं 2 तो ये किसके लिए होगा, वैक्स मतलब मोम के लिए। k इक्वल टू हम लिखते हैं 3 तो ये किसके लिए होगा, ग्लास के लिए, ग्लास मतलब कांच के लिए। यदि हम k इक्वल टू क्या लिखते हैं 80 तो ये किसके लिए होगा, जल मतलब वाटर के लिए। ठीक है, जल या पानी। k इक्वल टू हम लिखते हैं इनफाइनाइट तो ये किसके लिए होगा, मेटल, किसके लिए होगा, मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल मतलब धातु। ठीक है, तो यहाँ पर k इक्वल टू 80 किसके लिए होता है, वाटर के लिए। k इक्वल टू इनफाइनाइट किसके लिए होता है, मेटल के लिए। ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था समझो। अब हमने क्या किया था, चार्जेस को एयर में रखा, फिर उसके बाद पानी में रख दिया। तो पानी में रख दिया तो क्या फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू क्या लगेगा, F अपॉन के की वैल्यू बताओ, वाटर के लिए कितनी होती 80, तो F डैश जो होगा वो कितना होगा, F बाय 80। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है? छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इनको आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, आपसे बोला जाएगा डिफाइन 1 कूलम। क्या बोलेगा, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफाइन 1 कूलम। तो डिफाइन 1 कूलम के लिए आप क्या करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यही होता है क्या, हाँ। यदि हमने बोला ये जो Q1 Q2 है वो सेम है,
सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के बीच में क्या लगता है बच्चों, बताओ जल्दी से, रिपल्शन। क्या लगेगा, रिपल्शन। Q1 Q2 बराबर क्या है, Q है। हमने बोला ये दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, तो हमने बोला सर 1 मीटर के डिस्टेंस में बैठे हैं दोनों। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा था सर उनके बीच में 9 × 10⁹ वो भी कैसा, वो लग रहा था रिपल्सिव। क्या लग रहा था, रिपल्सिव। क्या करें सर इसका, बस इनको उठा के इसमें रखो तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, करो सॉल्व करो। आपका क्या बनने वाला है, F की जगह आप क्या रखोगे, जल्दी से बताओ, 9 × 10⁹ रखोगे क्या, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू भी कितनी होती है, तो नहीं होती है। Q1 Q2 की जगह Q रखोगे तो Q × Q क्या हो गया, Q का स्क्वायर। R की जगह क्या रखोगे, 1, तो ये आ गया आपका 1, ये से ये क्या हुआ, कैंसिल। तो इस तरीके से देखो Q² = क्या मिल गया, 1 मिल गया क्या, तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, +/1। ये डिफाइन कर लिया हमने क्या, कूलाम्स लॉ। अब समझ लो भाई, ध्यान से समझो। हमने बोला इफ टू सेम चार्ज, यदि कोई दो समान आवेश प्लेस्ड एट 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दैम इज 9 × 10⁹ दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, किस नेचर का, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण ना, ठीक है, रिपल्शन। तो कितना लग रहा है, 9 × 10⁹ लग रहा है। अब इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, 1। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, व्हेन टू सेम चार्ज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस एंड द फोर्स ऑफ repulsion between them is 9 × 10⁹, then the charge which is obtained is called 1 कूलम of charge। ठीक है, हिंदी वाले, यदि दो आवेश, एक समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान 9 × 10⁹ है, तो जो भी चार्ज आपको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, 1 कूलम आवेश कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो इस तरीके से हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया 1 कूलम आवेश क्या होता है। अब बात ही आती कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कूलाम्स लॉ की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है कि इट इज़ वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेशों के लिए क्या है, सत्य है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या होगी, ये जो है आपका कूलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे ये काम करेगा, तो सर 10⁻⁻15 मीटर से कम की डिस्टेंस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम डिस्टेंस होती है और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और बताइए जल्दी से लिमिटेशंस बताइए कूलाम्स लॉ की, और क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, डिस्टेंस कितना 10⁻⁻15। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो है केवल स्टैटिक चार्ज के लिए लगेगा सर, मूविंग चार्ज के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, और क्या हो सकती है, और ये हो सकती, हाँ मान लो दो चार्ज हैं, यदि दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो यदि कोई तीसरा चार्ज उनको देख रहा है तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे उस थर्ड वाले को कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो थर्ड चार्ज है वो कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं लगाएगा। क्लियर है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कूलाम्स लॉ से क्या थी, लिमिटेशन थी, हमको हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और एक और, ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए 10⁻⁻15 से कम के लिए नहीं है, दो चार्जेस के बीच में कोई तीसरा कहीं और से बैठा है देख रहा है तो फोर्स को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन बस इतना ही है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन काम की हमारे लिए इतना ही है। ठीक है बच्चों, ये आज हमने क्या पढ़ा, कूलाम्स लॉ पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये तो क्लास नंबर 1 है। अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से वीडियोस देखो और क्लास 12th की क्या करो, तैयारी करो, आप टॉपर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, यदि समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपकी हौसले की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बस
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।